अब वैश्य की बात करेंगे, ठीक। वैश्य, यहाँ वैश्य, ठीक। वैश्य ही आर्थिक, कृषि, शिल्प, पशुपालन कार्य करता था। वैश्य ही यही आर्थिक, कृषि, पशुपालन कार्य करता था, यानी कि उत्पादक था भाई, उत्पादन करता था, उत्पादन करता था, ठीक। वैसे कर देते थे, वैसे लोग कर देते थे, किसे देते थे? राजा को कर देते थे। और वैसे जो कर देते थे, ये कर के लिए इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है। कर देने के अर्थ में इनको अनस्य बलीकृत शब्द का, कर के लिए इन्हें अनस्य बलीकृत शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक। अनस्य बलीकृत का मतलब क्या होता है? अनस्य बलीकृत का मतलब होता है एकमात्र करदाता, एकमात्र करदाता, एकमात्र करदाता, ठीक। ये समझ में आया आपको? जब वैश्य की स्थिति की बात करते हैं, यही वैश्य आर्थिक काम करता था, कृषि, पशुपालन आदि कार्य करते थे, और यह इसी को उत्पादक कर्ता मानते थे, और यह कर देता था, ठीक। तो हम शूद्रों की बात करते हैं अब। शूद्र, ठीक है ना, शूद्र। समाज में शूद्रों की स्थिति क्या थी? समाज में अब बात करेंगे शूद्र की, शूद्र, ठीक। उत्तर वैदिक काल में शूद्र के लिए अनस्य प्रेष्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक। शूद्र के लिए अनस्य प्रेष्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये अनस्य प्रेष्य क्या है? अनस्य प्रेष्य का शब्द का अर्थ क्या हुआ? ऊपर के 3 वर्ण की सेवा करने वाला। ऊपर के 3 वर्ण की सेवा करने वाला, ठीक। शूद्र उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ के समय उपस्थित होते थे। शूद्र उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ में क्या करते थे? उपस्थित होते थे। वेद एवं दर्शन पढ़ने का अधिकार था शूद्रों को। उत्तर वैदिक काल में वेद एवं दर्शन पढ़ने का अधिकार था, अधिकार प्राप्त था इनको, ठीक। हालत, इनकी जो हालत जो है, उत्तर वैदिक काल में हालत दयनीय नहीं हुई थी शूद्रों की। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति
दयनीय नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, यानी कि खराब नहीं थी, खराब नहीं थी। समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत नहीं था, समाज में अस्पृश्यता या छुआछूत नहीं था। ठीक, अब ये होता कब है, छुआछूत वाली बात कब आती है? छुआछूत की जो बात आती है वो आती है महाजनपद, महाजनपद काल में, महाजनपद काल में शूद्रों की स्थिति भारत में दयनीय दिखाई देने लगी। ठीक, समाज में कई धनी शूद्रों का उल्लेख मिलता है, समाज में कई धनी शूद्रों का उल्लेख मिलता है। धनी शूद्र एक एलूज शब्द है, एक जो धनी शूद्र है, धनी शूद्र को क्या कहते थे? एलूज, एलूज शव। ठीक, देखिए उस समय शूद्रों की हालत खराब नहीं हुई थी। ठीक, शूद्र को ऊपर के 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन इनके लिए अस्पृश्यता वाली कोई बात नहीं थी, यह सेवक थे बस। और ये रासु यज्ञ यानी जब राजा का अभिषेक होता था उस समय ये उपस्थित रहते थे वहाँ पर, और इनको वेद दर्शन पढ़ने का अधिकार था, वेद दर्शन पढ़ने का अधिकार था। और ये सोम यज्ञ भी किया करते थे, सोम देवता के लिए यज्ञ भी किया करते थे। ऐसे तमाम बातें थी जो करते थे। और अगर हम छुआछूत की बात करें ना तो यह महाजनपद काल से शुरू होता है, पहले नहीं था। आप देखिए महाजनपद काल में यहाँ पर, पहले ये बात सुनिए, पहले यहाँ श्रेष्ठता को लेकर के वैचारिक मतभेद तो हो रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय में ब्राह्मण भाई श्रेष्ठ स्थान है। तो इस तरीके से जब महाजनपद काल आता है तो आप देखेंगे कि जब हम नंद वगैरह पढ़ेंगे तो उस समय विदेशी भी आते हैं, भाई ईरानी आते हैं, यूनानी आते हैं तो वो भाई उनके जो राजा होते वो तो चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यहीं रच बस जाते हैं, यहीं रह जाते हैं। तो समाज में और लोग आ गए हैं तो वो क्या करेंगे, उन्होंने यह शूद्र वाला कार्य करना शुरू कर दिया। शूद्र भाई सेवक थे तो वो सेवक बन गए, भाई राजा तो उनके चले गए। तो जब समाज में यह देखा गया कि ये लोग भी शूद्र की श्रेणी में आ गए हैं, यही कार्य कर रहे हैं, तो वहीं से एक विदेशियों के प्रति एक छुआछूत की भावना आई, अरे बेकार है। इस तरीके से जो उनकी भी संतानें हुई वह छुआछूत वहीं से शुरू हो गया। अब महाजनपद काल के तुरंत बाद ही एक आता है सूत्र काल, यहीं पर सूत्रों की रचना होती है, धर्म सूत्रों की, जो भी मनु वगैरह जो धर्म सूत्र हैं, मनु धर्म स्मृति है जो इसी समय लिखी गई। इसीलिए मतलब तमाम कारण है, जब वो आएगी बात तब मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे पढ़ाते समय इसमें बहुत सारे लोग नाराज हो जाएं। देखिए मैं एक शिक्षक की भूमिका में हूँ इसलिए यहाँ बता रही हूँ, है ना, ऐसा किसी के लिए मुझे ठेस पहुँचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन यह समझिए कि विदेशियों की वजह से ही अस्पृश्यता शुरुआत हुई और यह
सूत्र काल में होती है, पहले नहीं होती सूत्र काल। ये महाजनपद काल के बाद सबसे ज़्यादा, यही महाजनपद में तो भेदभाव शुरू हो जाता है, लेकिन कोई किसी का पानी नहीं पिएगा, छुएगा नहीं, ये नहीं का रास्ता चलेगा तो झाड़ू लगाते चलेगा, इन सब की बात जो होती है ना वो सूत्र काल में होती है, पहले नहीं थी। चूँकि ब्राह्मण श्रेष्ठ थे तो ब्राह्मण भी अपना दिमाग लगा देते थे भाई, जब उनके तो चले गए राजा वाजा, अब सेवक बन गए वो, तो उनको शूद्रों में, उसके बाद और जो विदेशी आते हैं, बहुत सारे विदेशी आए और यहाँ पर भी यहाँ के संस्कृति में वो रच बस गए और यहाँ के लिए अच्छा कार्य किया। आपको पता है कनिष्क वगैरह ये सब कौन थे? ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, तो ब्राह्मण लोग चतुराई करके उनको क्षत्रिय के रूप में मान लेते हैं इस देश में कि ये क्षत्रिय हैं, जबकि देखा जाए तो वो जितने भी जो सब आए ना भारत के जनजाति टाइप के थे। मतलब अगर आज के दौर के देखा जाए तो वहाँ के हिसाब से वो भी थोड़े निचले टाइप के थे, लेकिन यहाँ पर भाई उन्होंने अपना एक बाहुबल का प्रदर्शन किया, राजा बने, समाज के लिए कुछ अच्छे बुरे कार्य किए, तो उनको क्षत्रिय का दर्जा दे दिया गया। कोई भी बाहर से आता है और वो अपना प्रदर्शन दिखाता है, यहाँ पर चूँकि कटुता थी समाज में, यहाँ पर जीत हार की बात थी कि हम तुम्हें हरा देंगे तो तुम्हारी जो भी साम्राज्य वह मेरी हो जाएगी, इस तरीके वाली बात थी। इसी का फ़ायदा सभी आक्रांताओं ने लिया और जो यहाँ पे रच बस गए तो उनको आधे से ज़्यादा लोग क्षत्रिय की श्रेणी में ही आ गए, और जो असली बेचारे क्षत्रिय थे क्षत्रिय नहीं रहे। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे वर्ण, थोड़ा इसे हटाते हैं। देखिए अगर समझ में नहीं आए इस तरीके का जो मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, पढ़ाने के तरीके में बदलाव फिर वापस हो जाएगा, जैसा चाहेंगे वैसा कर दूंगी। थोड़ा वर्ण और जाति की बात करते हैं, वर्ण एंड जाति। ठीक, वर्ण क्या था? वर्ण तो 4 ही थे। वर्ण कितने थे? 4। वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 थे। लेकिन जाति की बात करें तो जातियां कितनी थी? अनेक थी, अनेक जातियां अनेक थीं। ये वर्ण है गुण और धर्म पर आधारित था। वर्ण किस पे आधारित था? गुण और धर्म पर आधारित था। अगर जाति की बात करते हैं तो जाति जन्म पर आधारित था। और जातियां कैसी थी भाई? बहुत सी जातियां थी, लेकिन जो वर्ण की जो बात करें, शुरुआत में पूर्व वैदिक काल में वर्ण किसके लिए था? रंग के लिए था। ठीक, रंग के लिए था। वहीं बाद में यह 4 भागों में हो गया भाई। ठीक है ना, यह बात आप समझ चुके होंगे। और जब जन्म पर आधारित हो जाती है उत्तर वैदिक काल में, तो यह क्या होता है? अपने कठोर रूप में स्थापित होती, कठोर रूप में स्थापित होती है। अब आगे बढ़ते हैं। मानव को व्यवस्थित एवं संगठित करने के लिए आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। थोड़ी बात हम पहले भी बता चुके हैं आश्रम व्यवस्था को लेकर के। ठीक, पर कुछ बातें अब यहाँ समाज पढ़ा रही हूँ तो यहाँ बताना है। ठीक, मानव जीवन को व्यवस्थित एवं संगठित करने के लिए मानव जीवन को संगठित करने एवं व्यवस्थित करने एवं
संगठित करने के लिए आश्रम की शुरुआत होती है। आश्रम व्यवस्था की क्या होती है? शुरुआत होती है। ये आश्रम कितने हैं भाई? आश्रम तो कल वाली जो हम कुछ विशेषताओं की बात कर रहे थे उसमें मैंने बताया था आश्रम कितने हैं? 4 हैं। 4 है ना? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको अलग से विधिवत, ठीक। और वानप्रस्थ। चौथा क्या है? सन्यास, ठीक। ये 3 उत्तर वैदिक काल में आरंभ हो चुका था। और ये जो चौथा है, यह 3 उत्तर वैदिक काल में आरंभ हो चुका था, शुरुआत हो चुकी थी। और ये चौथा है, इसकी जो शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत छठी सदी में होती है। इसकी शुरुआत छठी सदी में होती है, ठीक। सन्यास की यानी सूत्रकाल में शुरू होती है। सूत्रकाल, ठीक। सूत्रकाल में शुरू होती है। छठी सदी वाला जो समय है यही है, यानी कि ये सूत्रकाल की बात कर रहे हैं। सूत्रकाल में ये सन्यास वाली बात शुरू होती है। यहाँ पर देखिए, कल हम चूँकि विशेषताओं में काफ़ी बातें मैं बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रही हूँ, ठीक। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इस आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यही प्रश्न पूछेगा। ये दुनिया भर की इसमें जो बातें आती वो ज़्यादा नहीं पूछते हैं। उल्लेख कहाँ मिलेगा इसका? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चारों आश्रम व्यवस्था का एक साथ उल्लेख कहाँ मिलता है? यह प्रश्न जरा समझिएगा। चारों, यहां लिख देती हूं, चारों आश्रम व्यवस्था का एक साथ कहाँ उल्लेख होता है? एक साथ उल्लेख कहाँ होता है भाई? जाबालोपनिषद में, जाबालोपनिषद में होता है, ठीक। फिर से समझिए, मानव जीवन को व्यवस्थित करने एवं संगठित करने के लिए आश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है। और इस आश्रम व्यवस्था का जो उल्लेख होता है वो छांदोग्य उपनिषद में होता है, ठीक। और ये 3 जो है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, यह उत्तर वैदिक काल में शुरू हो जाता है और संन्यास सूत्र काल में इसकी शुरुआत होती है, यानी छठी सदी वाला जो समय है। और चारों आश्रम का एक साथ उल्लेख जाबालोपनिषद में होता है। आश्रम व्यवस्था का वर्ण व्यवस्था से सीधा संबंध होता है, ठीक। ये जो आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था का सीधा संबंध किससे होता है? सीधा संबंध वर्ण व्यवस्था से होता है। वर्ण व्यवस्था से होता है। आश्रम का दूसरा संबंध किससे होता है? दूसरा आश्रम व्यवस्था का जो सीधा संबंध वर्ण व्यवस्था से होता है, और इसका दूसरा संबंध किससे होता है? पुरुषार्थ से होता है। पुरुषार्थ, ठीक। ये जो धर्म है, धर्म संबंधी यहाँ पर, ठीक है ना,
धर्म संबंधी ज्ञान वगैरह प्राप्त करते हैं भाई। पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ की हम कल चर्चा कर चुके थे, पुरुषार्थ भी 4 होते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक, फिर से समझ लीजिए, मानव जीवन को व्यवस्थित एवं संगठित करने की शुरुआत कब होती है? आश्रम व्यवस्था से होती है। ठीक, और इसका आश्रम व्यवस्था का उल्लेख छांदोग्योपनिषद में होता है और ये 3 उत्तर वैदिक काल में शुरू हो जाते हैं। आपको ये वाले प्रश्न याद करने हैं। छांदोग्य उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और चारों आश्रम व्यवस्था का एक साथ कहाँ उल्लेख मिलता है? ये उल्लेख मिलता है जाबालोपनिषद में। आपका यहाँ से एक प्रश्न, यहाँ से ये दूसरा प्रश्न। और आश्रम व्यवस्था का सीधा संबंध किससे होता है? वर्ण व्यवस्था से। और इसका दूसरा संबंध पुरुषार्थ से होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक, ये सब काम की बात आपको हमने बता दिया। अब आगे इसी उत्तर वैदिक काल में गोत्र का भी चलन होता है, गोत्र प्रथा आती है। ठीक, जो शुरुआती दौर में पूर्व वैदिक काल में एक ही गौशाले में जो लोग रहते थे एक गोत्र के माने जाते थे। ठीक, लेकिन यही पूर्व वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है तो यह गौशाले वाली बात नहीं रह जाती, यह गोत्र जन्म पर आधारित हो जाती है। ठीक, कि जिस परिवार में, चलिए अभी लिख के बता रही हूँ। अब गोत्र की हम बात करते हैं, गोत्र। ठीक, यहाँ बात हमारी हो रही है गोत्र की। गोत्र शब्द का पहला उल्लेख, गोत्र शब्द का पहला उल्लेख कहाँ होता है? ऋग्वेद में होता है। ठीक, गोत्र शब्द का जो पहला उल्लेख है वह कहाँ हो रहा है? अब ऐसे ही लिख देते हैं, ऋग्वेद में। ठीक, गोत्र गोष्ठ शब्द से निकला है। गोत्र गोष्ठ शब्द से निकला है। गोष्ठ ऐसा स्थान था जहां आर्यों का गोधन पाला जाता था। ये जो गोष्ठ है, गोष्ठ ऐसा स्थान था जहां आर्यों का गोधन यानी गाय, गोधन पाला जाता। यह ऋग्वैदिक काल में अर्थ था। इसका अर्थ, यह ऋग्वैदिक काल में अर्थ था। अर्थ, इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वैदिक काल में आर्य एक गौशाला में जो रहते थे उसे गोत्र कहा जाता है। लेकिन यह उत्तर वैदिक काल में बदल गया। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का अर्थ, उत्तर वैदिक काल में गोत्र का अर्थ बदल गया। क्या हुआ? गोत्र का अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। ठीक, यह बात आप समझ गए कि गोत्र शब्द जो उस समय एक ही गौशाला में रहते थे, यह ऋग्वैदिक काल में अर्थ था कि गोत्र के। लेकिन उत्तर वैदिक काल में
गोत्र का अर्थ बदल जाता, एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का एक समुदाय गोत्र, एक गोत्र में आ गया। ठीक। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा आरंभ हुई। ठीक। उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र प्रथा क्या हुई? आरंभ हुई, यानी शुरुआत हुई, आरंभ हुई। सगोत्रीय विवाह निषेध था। सगोत्रीय विवाह निषेध यानी वर्जित था। एक गोत्र के लोग एक ही गोत्र में विवाह नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? एक मानते थे, भाई बहन मानते थे। और कोई इस तरीके से कर भी लेता था शादी ना, तो उसको पश्चाताप करना होता था। ठीक। पश्चाताप करना होता था। पश्चाताप करने का मतलब ये हुआ कि एक शब्द है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, उसका मतलब ये होता है कि अगर एक ही गोत्र में शादी कर लेता था तो 1 महीने तक उस अपनी पत्नी को बहन की तरह समझ के रखता था। ठीक। गोत्र गणों में विभाजित थे। गोत्र गणों में विभाजित थे। गोत्र गणों में विभाजित थे, जिसमें प्रत्येक का अपना ऋषि होता था। आप लोगों को पता है ना, बहुत सारे गोत्र हैं हमारे समाज में, तो इनका सबका अपना एक प्रवर ऋषि होता था, यानी पूर्वज होता था भाई, विभाजित थे। ठीक। अब थोड़ा हम इनके उस समय के उत्तर वैदिक काल में जो खान पान वेशभूषा है, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक। अब हम थोड़ा खान पान पे बात करेंगे। ठीक। उत्तर वैदिक काल में खान पान एवं वेशभूषा। उत्तर वैदिक काल में खान पान एवं वेशभूषा की बात करेंगे। ठीक। वेशभूषा की बात करेंगे। अगर देखिए, उस समय भी लोग शाकाहारी और मांसाहारी थे। भाई क्षत्रिय वर्ग तो मांसाहारी था। ठीक। फिर भी जो मुख्य भोजन था, दूध दही मक्खन आदि, दूध दही, उस समय का जो खान पान की बात करें तो दूध दही मक्खन था। ठीक। आदि, मक्खन आदि। अतिथि को गोघग्न कहा जाता था। अतिथि को गोघन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि गाय को काट करके इस अतिथि को भी उसका गाय का मांस परोसा जाता था, जैसे कोई विशेष मेहमान आ गया तो इसलिए। ठीक। अगर हम पहनावे की बात करें, इनकी पहनावा की बात करें तो पहनावा कैसा था? ऊनी वस्त्र होता था। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को कुछ शब्द परीक्षाओं में पूछेगा। ठीक। कुछ शब्द पूछेगा, उसका क्या मतलब होता है वही यहाँ पर लिखना है। ठीक। अब पांड्य, अब एक शब्द आएगा पहनावे में, जो शब्द है एक शब्द आएगा पांड्य, पांड्य। अब पांड्य का मतलब क्या हुआ? ऊनी वस्त्र हो गया। ठीक। पांड्य का मतलब ऊनी वस्त्र हो गया। उषणीय
उसड़ी का मतलब पगड़ी, जिसे स्त्री पुरुष, ये क्या है, पगड़ी है। उसड़ी का मतलब पगड़ी हुआ, जिसे स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे। ठीक। उपवास, एक उपवास शब्द आएगा, उपवास। उपवास का मतलब ये होता है ओढ़ने की चादर, ओढ़ने की चादर। आप लोगों को अगर ये चादर, ओढ़ने की चादर, बिछाने की चादर पूछ दे तो क्या करेंगे, इसलिए लिखवा दे रही हूँ। ठीक। कौशेय, यह प्रश्न तो जरूर कई बार आया है, कौशेय। ठीक। कौशेय का मतलब क्या होता है, रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र। कौशेय का मतलब हुआ रेशमी वस्त्र। ठीक। यहां पर देखिए, पांड्य ऊनी वस्त्र, कौशेय रेशमी वस्त्र। यहां पर वैसे सारे वस्त्र की ही चर्चा है। ठीक। अब यहीं पर मैं कुछ आभूषण के लिए बात करूं तो आभूषण क्या था, आभूषणों को भी पूछ दे, आभूषण। ठीक। आभूषण में भी कुछ शब्द हैं, अब इस शब्दों को हम लिख रहे हैं। एक शब्द है कुरीर, एक शब्द है कुरीर। अब ये कुरीर क्या था, ये कुरीर जो था आभूषण, वो था मांग टीका, मांग टीका था। ठीक। अब ये मांग टीका किसका था भाई, ये महिलाएं, विवाहित महिलाएं सर में पहनती हैं। ठीक। हालांकि रोज नहीं पहनती, शादी ब्याह में तो जरूर पहनती हैं। ठीक। एक दूसरा आभूषण था खदी, इस खदी, खदी, खदी को क्या कहते हैं, अंगूठी, अंगूठी। ये शब्द जानबूझ के मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, क्लास बहुत बड़ी बन रही है और यह 2 भागों में बांट दी जाएगी। ठीक। एक शब्द है कुंभ, कुंभ। ठीक। ये कुरीर के समान ही सिर पर धारण किया जाता था, ये कुंभ ही है। ये जो कुरीर है, कुरीर क्या है, मांग टीका है, कुरीर मांग टीका है। और कुंभ, कुंभ भी मैं लिखी दे दूं, कुरीर के समान, कुरीर के समान ही, कुरीर के समान, कुरीर के समान इसे भी सिर पर धारण किया जाता था, किया जाता था। और निष्क, निष्क बात करें, निष्क मतलब, निष्क जो है कंठाहार, यानी जो गले में पहने जाते हैं, निष्क कंठाहार, जो गले में पहनने का जो आभूषण था। एक और आभूषण था, उसको भी गले में पहनते थे, उसका नाम था न्योचनी। ठीक। अब यहाँ जरा इसकी बात करते हैं, कुंभ की बात करते हैं। ठीक। कुंभ, कुंभ कुरीर के समान इसे भी सिर पर धारण करते हैं। अब कुंभ कैसा रहा होगा, मांग टीका तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसको राजस्थानी भाषा में बोर कहते हैं और हमारे यहाँ इसको भोजपुरी में मोड़रा कहते हैं। ये जो कुंभ है, यह क्या है भाई, बोर। राजस्थान की महिलाएं आप देखेंगी कि वो इस तरीके से ऐसे ऐसे बना रहता है, यहाँ एक छोटा सा गोल सा एक घंटी की तरह लटका रहता है। ठीक। वो इस तरीके से वो ऐसे ऐसे वो पहनती हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ पर महिलाओं की हम बात करें तो ये भाई आँख मुँह बना देते हैं, यहाँ पर लटकी रहती है इस तरीके से केस पर। अब मांग टीका की बात करें तो मांग टीका ऐसे ही लटका रहता है, कुछ जंजीर बना रहता है, यहाँ ऐसे रहता है। ठीक है ना। ये चलो मैं बना ही देती हूँ, ये बाल हो गए, इस तरीके से लटका रहता है। क्या बात है, मैं भी चित्रकार हो गई हूँ ना। ठीक। चलिए हंस रहे होंगे।
तो ये बोर होता है, यही मतलब बता रही हूँ थोड़ा सा। अब मैं महिला भी हूँ तो थोड़ा बहुत आभूषणों के बारे में जानकारी हो गई मुझे। अब मनोरंजन की बात करते हैं। मनोरंजन में ये तो हो गया ना, ये लिख लिया आप लोगों ने, ये वाली बात ये लिखिए। ये हो सकता है लिखते समय मैं भूल जाऊँ तो ये यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, खींच लीजिए। चलिए मनोरंजन की हम बात करते हैं, बात करेंगे मनोरंजन, मनोरंजन, ठीक। अब मनोरंजन की बात करें तो सैलूज शब्द आएगा। सैलूज का मतलब होता है अभिनेता। सैलूज एक शब्द आएगा, सैलूज। सैलूज, सैलूज का मतलब था अभिनेता भाई, हीरो, अभिनेता, ठीक। अब नृत्य उस समय स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। अगर नृत्य शब्द आ गया, नृत्य, नृत्य, नृत्य शब्द आया तो इसका मतलब यह नर्तक है। नर्तक, नर्तक कौन? ये पुरुष है, पुरुष, ठीक। अगर नृतु शब्द आ गए, ये देखिए, ये नृत्य और नृतु, नृतु, ठीक, शब्दों का मतलब आप समझिएगा। नृतु शब्द आया तो यह नृत्यांगना है, नृत्यांगना, नृत्यांगना यानी स्त्री, ठीक। ये समझे मनोरंजन के लिए, ये वाला हटा दे रही हूँ। फिर से सुनिए, मनोरंजन में मैं लिख रही हूँ कि एक शब्द है सैलूज। सैलूज का अर्थ होता है अभिनेता, हीरो। एक शब्द आया है नृत्य। नृत्य, नृत्य जो है नर्तक है, पुरुष है। और नृतु, मात्राओं का अंतर, नृतु नृत्यांगना है, स्त्री। अब वाद्य यंत्र की हम बात करेंगे। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र में आपको वाद्य यंत्र, ठीक, वाद्य यंत्र की बात करेंगे। एक यह शब्द आते हैं, ठीक, मैं खुद भी परीक्षाओं में ये दी हूँ तो मुझे पता है, इसलिए एक शब्द आएगा कंकारी। कंकारी, कंकारी का मतलब क्या होता है? कंकारी का मतलब होता है वीणा, कंकारी का मतलब वीणा। और एक शब्द नट, नट दिया हो। नट का मतलब सर्कस दिखाने वाला नहीं, नट का मतलब होता है वांसुरी, ठीक, वांसुरी। मेरे पास भाई देखिए जो पुस्तक है ये यही शब्द लिखी हुई, इसलिए लिखवा दे रही हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखिए शब्द, ये नट है, ये नृत्य है, ये नृतु है। इन शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यही सब प्रश्न आए। दुनिया भर की जितनी भी हमने कहानियाँ बताई ना, वो कहानियों में से सारे सारे नहीं पूछते। ये बीच बीच में जिस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसे सोचते हैं कि महत्वपूर्ण नहीं है, पर वहीं आ जाते हैं। और उस समय मल्ल युद्ध हुआ करता था। मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध होता था। जुआ, जुआ, पाशा, ये सब क्या थे? मनोरंजन के साधन थे। घुड़दौड़, घुड़दौड़, घोड़े को दौड़ाते थे। घुड़दौड़, रथ दौड़, रथ दौड़, रथ दौड़ आदि मनोरंजन के क्या थे? साधन थे, साधन थे। तो आप लोगों को अब मैं लिखवा रही हूँ, थोड़ा लिखिए, ठीक। अब सारी बातें समझाने वाला हो चुका है। बहुत लंबी क्लासें बन गई, मैं इसे 2 भागों में बांट दूंगी। चलिए, लिखने में तो आपका 10 मिनट में ही हो जाएगा, क्योंकि समझाने में बातें ज़्यादा लगती है। लिखिए। तैयार हो गए? अच्छा, ये लिखना हो तो लिख लीजिए। लिखिए, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, हेडलाइन डाल दीजिए। उत्तर वैदिक काल में समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक ही था। उत्तर वैदिक काल में समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक ही था, किंतु इस काल से ही सर्वप्रथम महिलाओं की स्थिति में गिरावट का दौर आरंभ हुआ। यहाँ तक कि
अथर्ववेद में कन्या के जन्म को दुखों का कारण बताया गया है। और यहीं पर और भी हमने एक बताया था ना, वो भी लिख लीजिएगा, क्या नाम बताया था भाई, इतरे ब्राह्मण में भी कन्या के दुख का कारण बताया गया है। लिख लीजिए, अथर्व वेद एवं इतरे ब्राह्मण में कन्या के जन्म को दुख का कारण बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में समाज पूर्णतः वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य निश्चित था, जिसे वर्ण धर्म कहा जाता था। चार वर्णों में ऊपर के 3 वर्ण द्विज कहे जाते थे। 4 वर्णों में ऊपर के 3 वर्ण द्विज कहे जाते थे, जिसका 2 अर्थ है, दोबारा जन्म लेने वाले तथा जिनका उपनयन संस्कार होता है। आगे, ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था में सामाजिक श्रेष्ठता को लेकर उत्तर वैदिक काल में ही ऊपर के 2 वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय में वैचारिक संघर्ष आरंभ हुआ। फलस्वरूप कुछ क्षत्रियों ने, जैसे जनक, अश्वपति, प्रवाहन, जाबाली आदि ने वेद एवं दर्शन की शिक्षा ग्रहण कर ज्ञान के मामले में ब्राह्मणों को चुनौती प्रस्तुत की। इस काल में वैश्यों को अनस्यवलीकृत एकमात्र करदाता कहा जाता था और आर्थिक गतिविधियों की समस्त जिम्मेदारी इन्हीं वैश्यों पर थी। आगे, शूद्रों को अनस्यपृशस्य कहा जाता है। अनस्यपृशस्य का मतलब दूसरों की सेवा करने वाला कहा जाता था। हालांकि इस काल तक शूद्रों की स्थिति खराब नहीं हुई थी, क्योंकि ये राजसूय यज्ञ में उपस्थित होते थे। वेद एवं दर्शन पढ़ने का अधिकार प्राप्त था। समाज में कई धनी शूद्र का उल्लेख भी मिलता है। ठीक, फिर से सुन लीजिए शूद्रों के लिए। शूद्रों, इन्हें वेद दर्शन पढ़ने की इजाज़त थी। राजाभिषेक के अवसर पर ये भाग लेते थे। राजाभिषेक कब होता था? राजसूय यज्ञ में। ठीक, धनी शूद्रों का भी उल्लेख मिलता है। कुछ ऋषि शूद्र महिला से उत्पन्न हुए थे। पराशर, व्यास, वशिष्ठ ये शूद्र महिला से ही हुए थे। ये भी लिख लीजिए। अब एक लिखिए आगे, वर्ण और जाति, ये हेडलाइन ही डाल दीजिएगा, ठीक ना। वर्ण का आधार जहाँ गुण एवं कर्म होता है, वहीं जाति का आधार
जन्म होता है। वर्णों की संख्या जहाँ 4 है वहीं जातियाँ अनेक हैं। वास्तव में ये दोनों पृथक हैं, किंतु व्यवहार में इन दोनों को एक समान माना जाता है। लोग सोचते हैं कि वर्ण और जात एक ही होता है, नहीं, अलग अलग है। वर्ण कर्म और गुण पे आधारित है, जाति जन्म पर आधारित है। ठीक, अब हम आश्रम व्यवस्था भी हमने लिखवाया था ना, पढ़ा समझा था। आश्रम के लिए आश्रम व्यवस्था लिख लीजिए थोड़ा सा। उसमें मानव जीवन को संगठित और व्यवस्थित करने के उद्देश्य से, आश्रम व्यवस्था में लिखिए, मानव जीवन को संगठित और व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। आश्रम का अर्थ क्या होता है? उद्योग या प्रयत्न करना। आश्रम का अर्थ होता है उद्योग या प्रयत्न करना। चार आश्रम में से 3 आश्रम की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी, जिनकी जानकारी छांदोग्य उपनिषद में है, जबकि चौथा संन्यास आश्रम में की जानकारी सूत्रकाल से होता है। इस प्रकार सूत्रकाल तक वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रम का एक साथ उल्लेख मिलता है। आश्रम व्यवस्था का घनिष्ठ संबंध वर्ण व्यवस्था से है तथा आश्रम व्यवस्था का दूसरा संबंध पुरुषार्थ से है। ठीक, अब ये आपका हो गया, जितनी काम की बातें थी वो हमने लिखवाया है। और यहाँ पर खान पान आभूषण की बात भी थोड़ा लिख लीजिए। गोत्र के लिए भी जो हमने लिखवाया था आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक, समय बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। पहनावा में आप लिखिए ऊनी वस्त्र के लिए पांड्य ऊनी वस्त्र, उष्णी पगड़ी जिसे स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे, उपवास ओढ़ने की चादर होती है, कौशेय रेशमी वस्त्र, आभूषण कुरीर, मांग टीका, खदी अंगूठी होती है, कुंभ सिर के समान इसे भी सिर पर धारण करते थे, कुरीर के समान ही इसे सिर पर धारण किया जाता था। निष्क कंठाहार एवं नियोचनी होता था। मनोरंजन में सैलूज अभिनेता, नृत्य नर्तक पुरुष, नृत्यांगना, वाद्य यंत्र कंकारी का मतलब क्या है? वीणा, नट बांसुरी, मल्लयुद्ध, जुआ, पासा, घुड़दौड़, रथ दौड़ आदि मनोरंजन के साधन थे। बाकी गोत्र के लिए भी लिख लीजिए। आपने वो लिखा कि नहीं? चारों आश्रम व्यवस्था का एक साथ उल्लेख कहाँ मिलता है? जाबालोपनिषद में। ठीक, और आश्रम व्यवस्था का प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। यह लिखा है ना? लिखा नहीं, अगर हमने शुरू में बोला तो आप लिख लीजिएगा। थोड़ा गोत्र की बात लिख लीजिए। गोत्र शब्द का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र गोष्ठ शब्द से निकला है। गोष्ठ ऐसा स्थान जहां आर्यों का गोधन पाला जाता था, यह ऋग्वैदिक काल में अर्थ था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा आरंभ हुई। इसका पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सगोत्री विवाह निषिद्ध था। गोत्र गणों में विभाजित थे, जिससे प्रत्येक का अपना प्रवर ऋषि होता था। अब आपका यह काम की बातें हमने लिखवा दिया, समाप्त हो गई। जिसे ना समझ में आए वह दोबारा भी वीडियो देख लेगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।